हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये अपना वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हम गणित के 30 प्रश्नों के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा वीडियो, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य दिया हुआ है 15,015। देखिए समझिएगा, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या दे रखा है, 15,015.20। तो अपन को 9 मेज और 15 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखोगे आप तो इसका 3 गुना हो रहा है। 3 का 3 गुना 9 और 5 का 3 गुना 15, यानी कि मूल्य का भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत जल्दी अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये लगभग अपने पास आ जाएगा 15,045। तो इसमें मूल्य जो पूछा हुआ है वो करेक्ट तो नहीं है, लगभग है। तो यहाँ पर 15,42,000 अपन सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 9 में कितने 1/3 है। देखिए ये प्रश्न इस प्रकार का है, मैं आपसे पूछूं कि 12 में कितने 4 है। तो भाई 12 में कितने 4 है, तो 12 जो है 3 4 हैं 12 में, ठीक है ना। यानी कि अपन ने 12 में काय का भाग दिया, 4 का भाग दिया। ये उदाहरण लिया मैंने। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, 12/9 में काय का भाग देंगे, 1/3 का भाग देंगे, ठीक है। देखिए ये कैसे होगा, 12/9 गुणित, इसको अपन अगर गुणित में बदलेंगे तो ये इधर वाला उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/1, 1/3 है। इस भाग को मैंने गुणे में बदला तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इस प्रकार अपना उत्तर 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋतिक एक टब में 15 डेका-लीटर पानी भरता है तथा टब के 1/4 भाग से वह स्नान कर लेता है। तो बताइए टब में कितने लीटर पानी है। देखिए 15 डेका-लीटर है, यानी कि 15 DKM है, और अपन को लीटर में बताना है। तो सबसे पहले तो अपन को यूनिट कन्वर्जन इसके अंदर आना चाहिए। मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कि 15 DKM है, इसको लीटर में बदलना है, यानी कि अपन को एक ऊपर जाना है। तो ये हो जाएगा 115 लीटर। ये यूनिट कन्वर्जन उनको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, जिसने मेरा वो वीडियो पहले देखा होगा। तो आप भी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, आप भी इतनी ही सरलता से उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो 150 लीटर। अब वह कितने पानी से नहा लेता है, तो वह 1/4 से नहा लेता है। तो 1/4 यानी कि 1/4 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28 और 0.5 आ जाएगा। इसमें 2 बचेगा तो 4 5 20 आ जाएगा। तो यानी कि 37 लीटर पानी से तो वो स्नान कर चुका है, 37.5 लीटर से। तो 150 में से 33.5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप घटा लीजिए। तो 0.5 और 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 112 लीटर, यानी कि 12.5 लीटर 112.5। तो ये सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1/2 को काटेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन प्रतिदिन फल विक्रेता से 2 दर्जन केले खरीदता है। कितने केले खरीदता है भाई, 2 दर्जन। तथा आधा किलोग्राम सेब खरीदता है। वह 2 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 3/2। देखिए 2 दर्जन तो क्या खरीद रहा है, वो केले खरीद रहा है। उसके बाद आधा किलो क्या खरीद रहा है, सेब खरीद रहा है। उसके बाद 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 1.5 किलोग्राम क्या खरीद रहा है, वो अन्य प्रकार के फल खरीद रहा है। तो अपन को बताना है कि वो एक दिन में कितने किलोग्राम फल खरीद कर लाता है। देखिए बहुत सरल है ये भी। 2 दर्जन केले दिए, इसने इसका वजन नहीं दिया है, इसने दर्जन में दिया है। लेकिन उसने बताया है कि आधा दर्जन जो है वो 750 ग्राम है, यानी कि आधा दर्जन यानी कि 6 केले। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, सब जानते होंगे। तो आधा दर्जन में 6 केले हैं,
यानी कि आधा दर्जन 750 ग्राम है, तो अपना जो 1 दर्जन हो जाएगा वो 1500 ग्राम हो जाएगा, और 2 दर्जन अपना 3 किलो हो जाएगा। 2 दर्जन कितना हो जाएगा? 3 किलो। आपको समझ में आ रहा होगा ये, 2 दर्जन कितना हो जाएगा? 3 किलो हो जाएगा। तो 3 किलो तो वो खरीदता है भैया, केले खरीदता है। कितने खरीदता है? 3 किलो केले और आधा किलो सेब, यानी कि 3.5 किलो, और 1.5 किलो अन्य प्रकार के फल, यानी कि वो कुल 5 किलो जो है सामग्री खरीदता है। ठीक है ना। इसको ऐसे सरल लैंग्वेज में करना, अपनी भाषा में इसको आधा बोलना, इसको 1.5 बोलना, तो आप आसानी से करोगे। कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप कहाँ 3 + 1/2 + 3/2 इस प्रकार जोड़ोगे तो मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा आपको इसको सोल्व करने में। अगला प्रश्न देखिए, 5 सेंटीमीटर वर्षा के समय 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े। 5 सेंटीमीटर वर्षा किसी समय, ऐसा होगा ये, किसी समय 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े तो पानी का आयतन अपन को ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 घन मीटर, हाँ वर्ग मीटर होता है। अब 1000 वर्ग मीटर होता है कितने में? 1 हेक्टेयर में। तो भैया पानी का आयतन अगर अपन को निकालना है तो इसका सूत्र है, देखिए पानी का आयतन, तो इसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जितने क्षेत्रफल पे वो गिर रहा है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है ना, गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है भैया अपने पास? 10,000 है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पे पड़ रहा है वो देखिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। अब 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये मैंने आपको बताया है, आप यूनिट कन्वर्जन एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, यानी कि ये अपना आ जाता है 100 × 10, यानी कि 1000 घन मीटर। कितना आ जाता है? 1000 घन मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तब उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? मैंने इस प्रश्न को पढ़ा, मुझे इसका उत्तर पता चल गया। देखो 2 संख्याएं 7 और 6, 7 और 8, 7 और 8 का योग कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, और उनका गुणनफल कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। देखिए जरा, योग तो 15 हो रहा है, गुणनफल 56 हो रहा है, लेकिन अपन को पता है भैया, अपन को नहीं पता चलेगा मान लो, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए अपन 2 संख्याएं मान लेते हैं, x और y, x + y, तो इनका योग कितना है? 15। माना पहली संख्या x है, दूसरी y है, योग हो गया 15, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है? x × y = 56। तो इनका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो इनके व्युत्क्रम का क्या दे रखा है? योग दे रखा है। तो यहाँ पर योग किया तो ये कितना होगा ये अपन को बताना है। इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम लीजिए, y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और नीचे आएगा xy, है ना। तो y + x कितना है अपने पास? 15 है, और xy कितना है? 56 है। तो अपनी जो संख्या है वो 15/56 हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, 2 = x+, ये इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। प्रश्न को सबसे पहले इसको अपन को जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 4 × 12 और 1 13/4। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास 2 = x + 1 और 1 + 1/13/4। 13/4 का गुणा 1 में करेंगे और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा x + 1 और 13/4 + 1 और बटे में 13/4 रहेगा ही सही। इसको फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बटे में 4 है ही सही, और इसको उल्टा करेंगे अपन 13/4 को, तो ये हो जाएगा 4/13। तो 4 से 4 अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x + 1/13 और 4 कितना हो जाएगा? 17/13,
अब ये 1 के बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13/17 हो जाएगा। और इधर अपने पास 2 स्थाई थे आगे, तो इसको अपन 2 में से घटा देंगे 13/17 को, तो ये अपने पास आ जाएगा 17 एकम 17 दूनी 34, 34 में से 13 जाएगा तो 21 बचेगा और बचेगा 17, तो ये आ गया अपने पास x का मान, यानी कि 21/17। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है अपना तो सही है। आगे देखिए, मोहन फल विक्रेता से 2 दर्जन केले, ये प्रश्न शायद हो गया है, डबल आ गया है, तो इसको अपन नहीं करेंगे, मैंने बता दिया है 5 kg आ रहा था इसमें आंसर। देखिए अगला प्रश्न, भिन्न दिए है अपने पास का 2/5 निकालना है अपन को, 2 से 1/5 प्लस 8 से 4/11, तो इसको सोल्व कीजिए। 5 दूनी 10 और 1 11/5 प्लस 11 8 88, 88 और 4 92/11, और इसका निकालना है अपन को 1/2। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, प्लस इसमें 92 में 5 का करेंगे तो यह आएगा 5 दूनी 10, 1 45 और 1 46, यानी कि 460, और ये हो जाएगा 55, तो गुणित 1/2 है, तो ये जोड़िए ज़रा कितना आएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 4 और 2 8, 4 और 1 5/55 गुणित 1/2। तो देखिए ज़रा 581 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 55 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 110 आएगा, यानी कि 581/110। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना वो सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 से अपने पास, यदि ये जो संख्या दी हुई है कुछ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ भी डिजिट आएगा 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसके लिए अपन को विभाज्यता के नियम देखने होंगे। तो सबसे पहले तो 6 से पूर्णतः विभाज्यता के नियम थे, तो 6 से विभाज्यता का नियम वो होता है, 6 से विभाज्यता के लिए अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, काई से 2 से विभाज्य है, और वह साथ ही साथ 3 से भी है, 3 से भी विभाज्य है, तो वह संख्या अपनी 6 से विभाजित हो जाती है। ये विभाज्यता का नियम है। आप ज़रा और देख लीजिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या हो, क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, सम हो, इकाई का अंक अगर सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कोई सी भी संख्या ले लो आप, सम हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3 9 3 393, इसका जोड़ो अभी आप संख्यों को, 3 और 3 6, 6 और 9 15, तो 15 जो है वो 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम देखो, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई सी भी संख्या हो, अगर उस संख्या के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक जो हैं अगर वो 4 से विभाजित है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या अपनी 4 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लो ये संख्या है कोई सी भी, इस संख्या में अपन को देखना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आखिरी के 2 अंक ले लो, तो ये 4 से विभाजित है क्या, तो 24 जो है बिल्कुल 4 से विभाजित है 6 बार में, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 से विभाज्यता का नियम देखिए, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इकाई के अंक में आपको 0 दिखाई दे या 5 दिखाई दे तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए 550 है ना, तो इसमें देखो इकाई के अंक में 0 है, यानी कि ये संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी, चाहे इधर कुछ भी हो,
है ना, या फिर ये संख्या ले लो, आगे पीछे कुछ भी हो, अगर इकाई के अंक में 5 है तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी, अपन को पूरा उसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार 6 से विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी ही होगी। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। अपना प्रश्न था इस प्रकार से। अब इसमें देखो 2 से विभाजिता का नियम, भैया 6 से विभाजिता के लिए चेक करना पड़ेगा अपन को 2 से और 3 से। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए। तो देखो ये तो अपना विषम है तो ये तो होगा नहीं, 9 भी विषम है तो 2 ऑप्शन अपने कट गए। अब अपन को चेक करना है, ये तो 8 लिखेंगे तो भी 2 से विभाजित, 6 लिखेंगे तो भी 2 से विभाजित, लेकिन क्या 3 से विभाजित लिखने पर 3 से विभाजिता के लिए क्या नियम था भैया अपने पास कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 रख के देखिए, यहाँ पे 8 रखने के देखने पर जो जोड़ आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो ज़रा 5, 8 और 5 13 और एक 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28 और 5 33, 33 और 2 35 और 6 41, 41 क्या 6 से विभाजित है? नहीं, तो ये 8 भी कट जाएगा। अब 6 जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। 6 रख के देखिए ज़रा, यहाँ पर 6 रख के देखिए, 6 और 5 11 और 1 12, है ना, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 और 2 33, 33 और 6 39। तो 39 देखो 3 से विभाजित है क्या? तो बिल्कुल है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 6 रखने पर ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। इसका मतलब है 6 से भी विभाजित होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, उपरोक्त सभी में। तो गणित शिक्षण का तो भैया सभी में महत्व होता है, विज्ञान में भी होता है, समुदाय में भी होता है और सिद्धांत एवं तर्क में भी होता है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को के लिए योग्य बनाए, है ना, के लिए योग्य बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो पाठ्य पुस्तक के लिए नहीं, सहायक सामग्री के लिए नहीं, ये सभी नहीं। समाज इसका सही उत्तर है, समाज के लिए योग्य बनाएगी वही सही शिक्षा होगी, आदर्श शिक्षा होगी। गणित के तर्क यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रदान करती है। गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रदान करती है। निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन आपको प्रश्न सीधा सीधा आएगा, ये परिभाषा है, आपको डायरेक्ट इसमें याद रखना पड़ेगा। उपरोक्त कथन डटन महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? चित्र का भी है, दूरदर्शन का भी होता है, ग्राफ का भी होता है, परंतु बिना श्यामपट्ट के अपन गणित की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो श्यामपट्ट इसका जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है गणित शिक्षण में। श्यामपट्ट यानी अपना ब्लैक बोर्ड, है ना, ये तो जानते ही होंगे, सबने बीएड किया हुआ है। खैर अगला प्रश्न देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी है, सतत है, उपयोगी है, अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी तो हो ही नहीं सकती है ना, मूल्यांकन अनुपयोगी होता है कि कोई कोई ऑप्शन तो ऐसे देंगे कि अपन देखते ही बोल देंगे धत, है ना। तो सतत प्रक्रिया है, कोठारी आयोग कहता है कि मूल्यांकन सतत रूप से होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर लंबे आयत का परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है। कैसे निकालता है? जैसे मान लीजिए आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 10 है, चौड़ाई 8 है, तो ये भी 10 होगा और ये भी 8 होगा। एक बच्चा क्या करता है, इसको सूत्र नहीं लगाते हुए इसको ऐसे यहाँ से चलता है और इसको जो भी रास्ते में आता जाता है उनको जोड़ता जाता है। जैसे मान लो यहाँ से चलाओ तो 10 आया, फिर इधर गया तो 8 आया, फिर इधर गया तो 10 आया, फिर इधर आया तो 8 आया। इस प्रकार से वो इसका परिमाप निकालता है बजाय सूत्र लगाए। तो वो किस विधि के द्वारा अपना काम कर रहा है? तो वो आगमन विधि का उपयोग कर रहा है। आगमन विधि जो होती है अपनी, उसमें सूत्र निकाला जाता है बाद में, है ना, मतलब पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद उसको सूत्र निकालते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर उसमें जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसको सोल्व करना है। तो देखिए
पॉइंट वाला है तो सब इसको सरल करने का सबसे आसान तरीका है पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूलोगे तो ये 0 2 दिखेगा, यानी कि 2 दिखेगा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4x, है ना, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2। अब देखिए एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है अपन को, तो इस प्रकार एक संख्या बाद आप लगा दीजिए पॉइंट। इस प्रकार करने से आसानी से हो जाएगा। माइनस इसको 5 मानेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस माइनस प्लस 5 का 1 में करेंगे तो 5। फिर एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पर भी लगा दीजिए, बराबर 0.4। 4x ये है 0.4x और 1.5x। इसको हल करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा अपना, देखिए 5 में से 4 गया तो 1 और 1.1 उत्तर आएगा इसका x। और ये प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो यह आएगा अपना 0.3 बराबर 0.4। देखिए -1.1x ये इधर आएगा 0.3, तो ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर के इधर, तो ये आएगा 0.1 और इधर है 1.1x माइनस का है। तो देखिए इसको x का मान निकालना है तो 0.1 और -1.1 इधर आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो ये 1/11 आएगा माइनस का। देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना शायद यहाँ पे सही हो रहा है। अगला देखिए, 1 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल 12,768 है, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? सतत सम संख्या जो होती है वो एक छोड़ के आती, एक बार आती है, 2 4 है ना, मान लो 4 है तो 4 के बाद 6। सतत यानी लगातार, जस्ट बाद वाली को बोलते हैं अपन सतत संख्या। तो देखिए इसमें पूछिए सबसे बड़ी, यानी कि उत्तर में सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया 110 ले रहे हैं अपन कि वो सम संख्या 110 है सबसे बड़ी, इसके पहले कौन सी रही होगी भाई? 108 रही होगी कि नहीं रही होगी? अब इनका गुणनफल तो अपन को दे रखा है, तो भैया इनको गुणा करने पर इकाई अंक देख लो, 8 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये संख्या हो नहीं सकती है। अपने पास तो इकाई अंक 8 है, कट गया। दूसरा देखो 108, यानी कि इसके पहले कौन रही होगी? 106 रही होगी। गुणा करो 6 8 48 आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। तो अपन इसको बिंदु डॉट लगाते हैं। आगे देखिए 114 के पहले क्या रही होगी? 112 रही होगी, है ना। 4 दूनी 8 ये भी आ रहा है, इसको भी डॉट लगाइए, ये भी हो सकता है। 112 के पहले क्या रही होगी? 110 रही होगी, ये तो 0 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। अब देखिए 108 और 114 को चेक करते हैं अपन, तो 112 गुणित 114 इन दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या अपना उत्तर आ जाता है। तो देखिए इसका गुणा करने का तरीका इस प्रकार गुणा करते हैं अपन, 8 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, और 4 एकम 4 और 2 एकम 2 6 और 1 7 और 1 और 1 2 और 1 12,768 बिल्कुल आ रहा है 112 और 114 गुणा करने पर। इसका मतलब है अपना 114 जो है वो राइट आंसर है। ये गुणा कैसे किया है इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप ज़रूर देखना। गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? देखो अज्ञात से ज्ञात जो है वो निगमन विधि का उदाहरण है। देखो आगमन विधि जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है आगमन विधि, और निगमन विधि जो होती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। याद रखना ये शिक्षण सूत्र है। इसमें और भी है, देखिए जरा, ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है आगमन विधि, मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, और निगमन विधि अमूर्त से मूर्त की ओर आती है। आगमन निगमन की जस्ट उल्टी होती है ना। और यह विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर आती है, और निगमन विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है ना। अपन ने देखा था ना अभी एक बच्चा, वो अपन ने ये वाला सवाल किया था, देखो अभी ऊपर, है ना। इसमें क्या हो रहा था, पहले वो बिल्कुल बेसिक क्रियाएं करता है, उसके बाद सूत्र पे पहुंचता है। पहले वो जनरल भाषा में समझता है, तो वो आगमन विधि से काम कर रहा है, सूत्र बाद में स्थापित करता है वो, है ना। तो इसमें यही होता है, सामान्य चीज़ें पहले होती, ठीक है ना।
चलिए, उसके बाद देखो अगला है, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए ज़रा इसके अंदर देखो सुनो और समझो। देखो प्रयोगशाला में तो सभी बच्चे काम करते हैं, विश्लेषण जो होता है उसमें बिखेर के काम किया जाता है और संश्लेषण में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो प्रदर्शन विधि है उसमें केवल और केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, बच्चों को केवल देखना होता है, सुनना होता है और समझना होता है। तो प्रदर्शन विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक जो है वो सक्रिय रहता है और बच्चे केवल देखते हैं और सुनते हैं, बच्चे कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, मूल्यांकन का सोपान। शिक्षक उद्देश्यों को परिभाषित करना, तो सभी जो है मूल्यांकन के सोपान है, मूल्यांकन के चरण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। भी विश्वसनीयता तो होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए। आसान स्तर की क्या बात होगी? या आपके कक्षा 10वीं के बच्चों को जोड़ घटाओ गुणा भाग दोगे क्या? आसान स्तर तो नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये सभी। तो इन सभी के द्वारा अपन जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित के विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? देखो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे यह जानने के लिए? देखो, जानने के लिए तो अपन क्या करते हैं, निदानात्मक कार्य करते हैं। पहले तो जानेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे। तो इसमें जो उत्तर आएगा ऑप्शन सी होगा। पहले निदान होगा, उसके बाद उपचार होगा। तो पहले निदानात्मक कार्य किया जाएगा, उसके बाद उपचारात्मक कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा दो जीवाएँ ए बी समांतर सी डी है। यदि ओ पी लंब है ए बी पर, ओ क्यू लंब है सी डी पर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा सी डी 8 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। देखिए, एक चित्र में यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर ये दो जीवाएँ दे रखी है और ये केंद्र है अपना, है ना। अपन को पी क्यू की लंबाई अपन ज्ञात करनी है और ये ए बी और ये सी डी है। यहाँ पर देखो, इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है हमको, 5 सेंटीमीटर। अब ये जीवा है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इसको दो भागों में विभाजित करता है। तो इसकी लंबाई दे रखी है अपन को 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 3। इसकी लंबाई दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ट्रिपलेट आपको याद होगी, 3 4 5, 3 4 5 और ये 3 4 5। पाइथागोरस प्रमेय होती है, ट्रिपलेट याद रखना। उस ट्रिपलेट में आपको बता देता हूँ, 3 4 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। और इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप में ट्रिपलेट बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा अपना प्रश्न था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 3/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि 1.5 केक में कितने 1/3 टुकड़े हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, ऑप्शन ए, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ी गई है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है। या ऑप्शन डी, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। डी ऑप्शन तो अपना कट जाता है, कोई बात नहीं हुई है कि उच्च कठिनाई स्तर है, भाषा विकास की तो बात ही नहीं है, है ना। यहाँ पर गणित की बात की जा रही है और बच्चे योग्य नहीं हैं, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। अगला देखिए, बच्चों में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो।
बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि ये कैसे लुढ़कती है और कैसे फिसलती है सहायता करे। तो ये जो है गणित के जादू सेकेंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकेंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ये निर्देशन है, निदर्शन नहीं है। चर्चाएं बहुविध प्रेक्षकों को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन सी, चर्चा करना गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। या ऑप्शन डी, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यह ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। इसमें निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है। कबाड़ी वाला भोपाल की से दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। किसके लिए किया गया है? उन्हें अलग समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अलग क्या आप समझाओगे उसको? मंगल ग्रह की यात्रा कराओगे क्या? ऑप्शन बी है, दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए, उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इस पर आप डॉट लगा लो। कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में जानने के लिए क्या करना कबाड़ जानने के लिए? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी डी, पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों की चुनौती देना। काय की चुनौती देना? युद्ध करवाना है क्या? देखिए ऑप्शन बी इसका सही है। दैनिक जीवन से जोड़ना है अपन को और उसको रोचक बनाना है, जिससे बच्चे आसानी से उसको सीख पाएँ। अगला देखिए, दी गई आकृति में कोण बीएसी 30 डिग्री। देखिए मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ आकृति को, इसको समझने का प्रयास करना। ये 25 है, ये 50 है और ये 30 डिग्री है ना। अपन को ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा? ये वाला कोण। ये थोड़ा सा इस प्रकार है ना, इसको सही कर लेना। एक बार और बना देता हूँ, चलो इस प्रकार से। ये 50 है, ये 30 है, ये 25 है। ये 50 और 30 80, यानी कि ये हो गया 100। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 100 है तो ये हो गया 80, है ना। ये 80 और 25 कितना हो गया भैया? 80 और 25 हो गया 105। तो ये भी 105 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से इसको घटाएंगे, 180 में से 105 को घटाएंगे तो 75 आएगा। और 75 और ये देखो समपूरक कोण है, तो 75 और 105 कितना हो जाएगा अपना? 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 105 डिग्री। अगला देखिए, अगला जो है कक्षा 10वीं का प्रश्न है। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, माचिस की तीलियों से बने त्रिभुजों के पैटर्न को पढ़िए। देखिए पहले वाले चित्र में 3 तीलियों का इस्तेमाल है, दूसरे वाले चित्र में 5 तीलियों का इस्तेमाल है, तीसरे वाले चित्र में 7 तीलियों का इस्तेमाल है, इसी प्रकार चौथे वाले चित्र में 9 तीलियों का इस्तेमाल है। तो इसने पूछा है कि 20वें चित्र में या 20 त्रिभुज बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी कि 20वें नंबर पे अगर कोई चित्र होगा तो उसमें कितनी तीलियाँ होगी। देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न है ये होता है अपना प्रथम पद A1, ये होता है द्वितीय पद A2। सार्वांतर निकालते हैं अपन इसमें D, तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इस प्रकार अपना सार्वांतर क्या आ जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2। चूँकि अपन को 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो इसका सूत्र होता है A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो A का मान है अपने पास 3 और D का मान है अपने पास 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 19 दूना 38, यानी कि 41। तो 20वें चित्र में अपने पास 41 तीलियों की आवश्यकता होगी। देखिए इसका बेसिक अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। मुझे लगता है इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो कक्षा 10वीं का टॉपिक है ये, इसका बेसिक आपको ज़रूर समझाऊंगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। L समांतर M है, ये L है और ये M, और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। ये दे रखा है अपने को 120 डिग्री। तो अपन को ये ज्ञात करना है।
तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 120 होगा। और किसी त्रिभुज के एक ही ओर बने अंतर कोणों इसका योग भी कितना होता है, 180 होता है। तो 120 और 80 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये 60 है तो ये बताइए मुझे कितना होगा। ये संपूरक कोण यहाँ पर बन रहा है तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो अपन को यही ज्ञात करना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अपने पास, 120 डिग्री। अगला देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे।